हेलो बुल ड्रैगर्स। दोस्तों कल रात से ही इतने सारे मैसेजेस और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे थे कि एक बार तो मैं भी बुलिश हो गया। और उठते ही सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ SGX निफ्टी को ट्रैक करता हूँ और वहाँ देखकर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद मार्केट्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं होपफुल था कि शायद मार्केट्स खुलेंगे और ओपनिंग में हमें ज़बरदस्त राइज देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिला भी। लेकिन धीरे धीरे मार्केट्स फिसलते रहे और एक वक्त ऐसा आया कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रेड में थे, जो कि बिल्कुल भी बिलीव करने वाली चीज़ नहीं थी। मैंने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट्स रेड में आ जाएंगे। तो क्या वजह रही कि मार्केट्स इससे इम्प्रेस नहीं हुए और ऐसा लगा कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड है। इसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसकी वजह से मार्केट का डायरेक्शन आगे का कैसा रहेगा, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आज का मार्केट देखते हैं कि कैसा रहा। तो अगर आप यहाँ पर सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देखें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर सेक्टर्स रेड में रहे। निफ्टी जैसा कि मैंने कहा काफ़ी अच्छी ओपनिंग हुई और हाई से करीब 270 पॉइंट्स डाउन रहा, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है और एक वक्त पर ये नेगेटिव में आ गया था। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो इसने शुरू से ही निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया और उसमें उतनी तेजी नहीं देखने को मिली। इसका मतलब फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं है। ऑफ कोर्स ऑटो FMCG इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर्स अगर आप देखिए तो रेड में रहे, यानी कि ब्रॉडर मार्केट इस अनाउंसमेंट से इम्प्रेस्ड नहीं है। क्यों इम्प्रेस्ड नहीं है, उसकी कुछ वजहें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहला कि टू लिटिल टू लेट। तो अब आपने बेसिकली जो मिस्टेक्स की हैं अब उसे आप अनडू कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपने अपनी गलतियों को रियलाइज किया और उसे फिक्स कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं ये काफ़ी पहले करने चाहिए थे, कम से कम 2 साल पहले करने चाहिए थे, जब हमें स्लो डाउन के साइंस दिख रहे थे। और साथ ही जो चेंजेस किए गए हैं क्या ये काफ़ी हैं हमारे ग्रोथ को 7% 8% तक ले जाने के लिए? ये सोचने वाली बात है। कम से कम ऐसा लगता है कि मार्केट्स तो नहीं मानता कि ये चेंजेस बहुत बड़े हैं। तो इसलिए टू लिटिल टू लेट। सेकेंड कि कंजम्पशन की अगर हम बात करें कि ये सब करने का पर्पस क्या है कि हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो कितना कंजम्पशन बढ़ेगा, आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो कैन इट बूस्ट कंजम्पशन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो हर घरों में इस्तेमाल की जाती हैं उस पर तो इसका फ़र्क पड़ेगा। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, टूथपेस्ट, सोप, इन सब पर सस्ती होंगी तो आप ज़्यादा खरीदेंगे, और जो आप सस्ता खरीदेंगे तो हाथ में आपके एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो आप कुछ और खरीदेंगे, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एसीज, अब एसीज को अगर आप देखिए तो क्या मैं 2-4 एसी ऐसे ही खरीद लूँगा क्योंकि टैक्स सस्ता हो गया है? भाई जिसे ज़रूरत है, जिसे जो गर्मी में सो नहीं पा रहा है, अगर आपके बच्चे सो नहीं पा रहे तो आप एसी खरीदेंगे, चाहे कितना भी उसमें GST होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पड़ने वाला है, लेकिन इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। साथ ही कार्स, डेफिनेटली कार्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब 10,000 15,000 कोई आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो आप थोड़ा मोटिवेट होंगे कि चलो इतना पैसा हमारा बच जाएगा। तो इसका मेजर करना बहुत मुश्किल है कि इससे कितना कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। अब जो इसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो क्या होगा, रूरल सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर टैक्सेस कम हुए हैं, तो उनकी इनकम बढ़नी चाहिए। इससे रूरल डिमांड बढ़ेगी और वहाँ पर भी कंजम्पशन बढ़ेगा। वो गाड़ियाँ खरीदेंगे, कार्स खरीदेंगे और जो FMCG के प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदेंगे। और सरकार का ऐसा अनुमान है कि एक तरफ हम मॉनेटरी स्टिमुलस दे रहे हैं और साथ में रेट कट्स भी कर रहे हैं, तो इसका GDP पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये तो फ्यूचर में ही हमें पता चलेगा। अब क्या ये टैरिफ्स को भी कवर कर लेंगे, उससे जो लॉस होने वाला है क्या उसको कवर कर लेंगे? टैरिफ्स की वजह से ऐसे कहा जा रहा है कि 0.5 to 0.6% का GDP लॉस होगा। तो सरकार का कहना है कि हम
ये 1 साल से प्लानिंग कर रहे हैं, हम टैरिफ के रिएक्शन पर ये नहीं कर रहे हैं। और जो आरबीआई कट्स और टैक्स रिबेट्स किए जा रहे हैं, इससे डोमेस्टिक डिमांड में बढ़ोतरी होगी और जो एक्सटर्नल टैरिफ के शॉक है उसे हम कवर कर लेंगे। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि 1% से 1.2% का जीडीपी गेन होगा 4 to 6 क्वार्टर्स में, जबकि टैरिफ से 0.6% का लॉस होगा। साथ ही जो ये जॉब्स जाने की बातें हो रही है, लाखों जॉब्स जाने की बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट भी इसमें होगा। तो ओवरऑल बेस्ट के सिचुएशन में क्या होगा कि शायद हम जो लॉसेस टैरिफ से हो रहे हैं उसे हम कवर कर लेंगे। कोई ड्रामेटिक यहाँ पर जीडीपी का ग्रोथ नहीं होने वाला है और यही बात मार्केट समझता है और इसीलिए उसने थोड़ा ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स दिया। अब तीसरा जो फैक्टर है वो है फिस्कल स्लिपेज का। तो सरकार ने बोला है कि 48,000 करोड़ का लॉस इस साल हमें होगा, विच इज़ मैनेजेबल। और लेकिन ये आधे साल का लॉस है, नेक्स्ट ईयर से ये लॉसेस बढ़ सकते हैं। और साथ में अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ा तो फिर ये लॉसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चौथा जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इससे सेल्स में तो ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन क्या कंपनी प्रॉफिट्स कमा पाएंगे? अल्टीमेटली अगर कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमाएंगी तो उनके शेयर प्राइस कैसे बढ़ेंगे? इसको थोड़ा और हम समझते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। काफ़ी एनालिस्ट लोग का ये कहना है कि कंपनी सेल्स टू ग्रो बट प्रॉफिट्स मे नॉट ग्रो एज एक्सपेक्टेड, और इसकी वजह है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जीएसटी के सिस्टम में टैक्स क्रेडिट का सिस्टम होता है। आप जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में आपको क्रेडिट मिलता है, जिससे आपको टैक्स में थोड़ी छूट मिलती है। तो इश्यूज रिलेटेड टू इनकम टैक्स क्रेडिट स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक इंश्योरेंस, मेडिकल, सीमेंट एंड होटल्स। और इसकी वजह है सरकार की ये अनाउंसमेंट, जहां पर आप देख सकते हैं इसमें ऐसा कहा गया है कि सप्लाईज मेड ऑन और आफ्टर 22 सितंबर, यानी कि जब ये जीएसटी नए रेट्स लागू होंगे, व्हेन द रेट चेंज इज अफेक्टेड आईटीसी विल हैव टू बी रिवर्स्ड। तो जो क्रेडिट मिलता है उसे रिवर्स करना पड़ेगा और इसकी वजह से कंपनीज को घाटा उठाना पड़ सकता है, यानी कि जो फायदे उन्हें होने वाले हैं वो शायद उस हद तक ना हो। अब आप देखें कि ये जो आईटीसी का रूल है, इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किन सेक्टर्स को होगा? तो सीमेंट, होटल्स, मेडिकल, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इंश्योरेंस सेक्टर को। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. और इसी वजह से अगर आप देखिए तो आज इंश्योरेंस सेक्टर की क्या हालत है। लगभग ज़्यादातर स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे
तो वो डाउन रहे। और देखिए किस तरीके से डाउन रहे कि खुले तो काफ़ी अच्छे लेकिन डाउन, खुले तो काफ़ी अच्छे लेकिन डाउन, खुले तो काफ़ी अच्छे लेकिन डाउन। तो लगभग सभी स्टॉक्स में ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ स्टॉक्स ज़रूर ग्रीन में रहे लेकिन उसमें भी हमें वो हाई के लेवल पर नहीं रहे। यानी कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर को फ़ायदे की बात हो रही है, इससे कंपनी को कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। साथ ही जो प्रीमियम्स हम दे रहे हैं वो भी घटेंगे या नहीं घटेंगे, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों? क्योंकि जो नील जीएसटी होता है, जब आपकी जीएसटी ज़ीरो हो जाती है तो उसमें इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। तो जीएसटी का जो क्रेडिट होता है वो नहीं मिलता है और इसकी वजह से आपके जो मार्जिन्स हैं वो कम हो जाएंगे। क्रेडिट जब मिलता है तो वो आपके कंपनी के लिए फायदेमंद होता है और वो नहीं मिलेगा तो आपके मार्जिन स्क्वीज होंगे, जिसकी वजह से जो प्रीमियम्स में कट होने की संभावना है वो और कम हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इसकी वजह से कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं वो शायद प्रीमियम को थोड़ा बढ़ा भी दे। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है और एक कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है। ऑलरेडी आप देखिए कि काफ़ी जो इंश्योरेंस की कंपनीज हैं उनके ऊपर इंक्रीज स्क्रूटनी चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ये जो इनकम टैक्स का वो क्रेडिट लेते हैं उसकी वजह से। और ऐसा ही एक केस एचडीएफसी लाइफ के ऊपर हुआ था और 24,000 करोड़ का वो केस था। और इसके बाद बाकी इंश्योरेंस की कंपनी के ऊपर भी उसी तरीके का स्क्रूटनी इस वक्त हो रही है। तो ये सब की वजह से स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हमें आज के दिन दिखा। और जो पांचवा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट थोड़े डिसअपॉइंटेड रहे वो है 40% टैक्स ब्रैकेट। अब आप सोच सकते हैं कि 40% का एक ब्रैकेट है, अच्छा है, इसमें जो अल्कोहल, टोबैको, सिन गुड्स जिसे हम कहते हैं उसको डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल को और आइटम्स इसमें नहीं आएंगे? कौन रोक लेगा? और जब सरकार के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होगा, टैक्स कलेक्शन नीचे जाएगा क्योंकि जॉब्स या इकॉनमी में प्रॉब्लम हो, तो क्या उस सिचुएशन में सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि कुछ प्रोडक्ट्स को 40% के ब्रैकेट में डाल दे? और डाल देगी तो कौन उनका कुछ बिगाड़ लेगा? पहली बात तो ये कि 40% की ज़रूरत ही क्या थी। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है कि आपने एक नया ब्रैकेट इतना बड़ा क्यों बना दिया, और ये भी मार्केट के लिए डिसअपॉइंटिंग रहा। तो इसी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहे। लेकिन द गुड थिंग इज कि मार्केट्स यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। अब क्या मार्केट्स कल के दिन से वापस गिरावट शुरू करेंगे? मुझे लगता है कि ये सब की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन का एक माहौल बना हुआ है कि कितना बेनिफिट होगा, कितना लॉस होगा। लोग इस वक्त उसे कैलकुलेट कर रहे हैं और उसी का परिणाम हमें देखने को मिला कि कई स्टॉक्स खुलते ही 1.5-2% अप रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वो नेगेटिव में आते गए। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा लोग इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें एक्चुअली वेट करना चाहिए 1-2 दिन, जब लोग इसे पूरी तरीके से समझ जाएं, एवेल्युएट कर लें, तब हमें इसका असली रिएक्शन मिलेगा। लेकिन मैं एक बात आपके साथ कह सकता हूं कि ये मार्केट के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव नहीं है, ये मॉडरेटली पॉजिटिव आप कह सकते हैं मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में। और जो बड़े रिस्क फैक्टर्स बने हुए हैं वो अभी भी इसको ओवरशैडो और ओवर पावर कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी इंडिया के लिए धमकी दी है कि फेज़ 2 और फेज़ 3 एक्शंस आर वेटिंग फॉर इंडिया। तो वो हमें ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ये सिचुएशन हो गई, अच्छा है, हो गया, और इसे हमें छोड़कर आगे की तरफ फिलहाल देखना चाहिए। अब आइए आज के मार्केट डेटा को देख लेते हैं, वो हमें क्या इशारा कर रहा है। तो आज के दिन अगर आप देखिए 4 सितंबर है और निफ्टी करीब 19 पॉइंट्स अप रहा, लगभग फ्लैट रहा, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव करते करते, और 24,734 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई। कॉल आईवी, पुट आईवी अगर आप देखेंगे कोई बदलाव नहीं है, पुट आईवी में भी मोटा मोटा उसी रेंज पर चल रहा है। लेकिन कल जो हमें पुट कॉल रेशियो में शार्प जंप देखने को मिला था, आज वापस से वो ड्रॉप हो गया और पिछले दिन से नीचे आ गया।
तो ये हमें बता रहा है कि ये जो भी तेज़ी हमें मार्केट में देखने को मिलती है बहुत जल्दी फिजल आउट हो जाती है और ज़्यादा दिन नहीं चलती है, जो कि एक चिंता का विषय है। विक्स को भी अगर आप देखें, विक्स भी कूल एंड काम है, बहुत ज़्यादा फेयर वहाँ पर नहीं है। और ओ एडिशंस देखिए तो अच्छे खासे आज ओ ऐड हुए, इतना बड़ा न्यूज़ आई है। अब ये शॉर्ट हैं कि लॉन्ग है इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम पुट कॉल रेशियो को देखें तो यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है और यूजुअली ऑप्शंस मार्केट, फ्यूचर मार्केट सिंक में रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं और नेक्स्ट मंथ में तो कुछ खास पोजीशंस ऐड नहीं हुई हैं। प्रीमियम्स अगर आप देखिए उसी लेवल को इसने मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पर भी आप देखिए तो लगभग उसी लेवल को मेंटेन किया हुआ है। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें थोड़ा सा बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूँ कि पहली चीज़ हमें 270 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला, स्टिल फ्यूचर्स के प्रीमियम सस्टेन रहे। दूसरी बात कि 100 का प्रीमियम करंट मंथ में मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा, इट्स अ गुड प्रीमियम कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बीरिशनेस इंडिकेट नहीं कर रहा है। एंड सेम गोज विद नेक्स्ट मंथ्स प्रीमियम। टर्नओवर, ह्यूज टर्नओवर, और ये टर्नओवर हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि एफआईआईज ने जम के माल को डंप किया। कल और आज की अगर आप फिगर्स को देखेंगे, एफआईआईज की फिगर्स पॉजिटिव, फ्लैट मैं कहूँगा, टर्नओवर काफ़ी अच्छा रहा लेकिन नेट पोजीशंस उनकी फ्लैट रही, यानी कि न बुलिश न बेरिश। गुड थिंग इज कि उन्होंने सेलिंग नहीं की, और अगर वो सेलिंग नहीं करेंगे और डीआईज बाइंग करते रहेंगे तो भी मार्केट्स थोड़े ऊपर जा सकते हैं। तो ये डेटा भी हमें थोड़ी बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। हालांकि कल के दिन एफआईआईज ने इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशंस को बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि माइनर उसमें राइज देखने को मिला है शॉर्ट्स में। आज का डेटा अभी तक नहीं आया है। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखिए तो आज डिक्लाइंस ज़्यादा रहे। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हो गई लेकिन डिक्लाइंस ज़्यादा रहे। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है? क्या इस वक्त मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं? तो अगर हम निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट देखें तो यहाँ हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? अगर आप करंट मंथ में देखिए तो ये हमारे मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और प्रीमियम्स अगर आप देखिए तो दे आर नॉट राइजिंग। तो ये हमें थोड़ी चिंता की सिचुएशन दिखा रहा है कि ये क्यों राइज नहीं हो रहे। और नेक्स्ट मंथ में अगर आप जाएंगे सेम ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट्स आर गोइंग अप एंड प्रीमियम्स आर फॉलिंग। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा। इस वक्त अगर मार्केट की सिचुएशन अगर आप देखिए तो मार्केट सेल ऑन राइज है एंड सेल ऑन न्यूज़ है, यानी कि कोई भी अच्छी खबर आए दबा के बेचो, यानी कि somebody probably FIIs are dumping स्टॉक्स और बड़ी क्वांटिटी में वो अपने स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं। क्या एफआईआईज के अलावा कोई और भी है जो अपने स्टॉक्स को डंप कर रहा है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बारे में हम और डिटेल्स पता करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आगे हमें क्या एक्शन लेना है? मेरा व्यू है कि अभी थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करिए। अभी मार्केट को इस न्यूज़ को डाइजेस्ट करने दीजिए। कल का दिन देखते हैं कि फॉलोअप बाइंग आती है, फॉलोअप सेलिंग आती है। कल का डेटा इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना व्यू। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।